बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया एकदम। चलिए आज हम लोग एक नया लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम एक नया एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की, जिसमें हम अचालक अगर आवेशित कोई गोला है तो उसके समीप या उसके अंदर, उसके बाहर, उसके पृष्ठ पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हेडिंग लगाइए और नोट्स बनाना शुरू करें। देखिए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपकी तैयारी अधूरी होगी, इसलिए आप सभी वीडियो के नोट्स जरूर बनाते रहें, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया से हो सके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो हेडिंग लगाइए, आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक नया एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, जिसके पहले हम प्रीवियस वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर एक चालक अगर गोला है या कोई खोखला गोला है या गोली कोष है तो उसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अगर वो एप्लीकेशन आप नहीं देखी है तो पहले हमारा इसका प्रीवियस वीडियो देख लें, उसके बाद फिर हम एक दूसरा हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम मानते हैं कि एक अचालक गोला है। देखिए, चालक और अचालक गोले में क्या अंतर दिखाई पड़ेगा यहाँ पर कि जो चालक गोला होता है उसको अगर आवेश दिया जाएगा तो आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है, अंदर कोई आवेश नहीं रहता। जबकि अगर अचालक गोला इसको आवेशित किया जाएगा तो इसको दिया गया आवेश पृष्ठ पर ही नहीं जाएगा, उसके पूरे आयतन में समान रूप से बट जाता है। तो चित्र में देखें जरा, हम ये बनाते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास गोला है जिसकी त्रिज्या है r, जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या है r और इसका जो केंद्र है वो O मान लेते हैं। ठीक है, जब इसको हम प्लस Q आवेश देंगे तो ये आवेश कहां बटेगा, उसके पूरे आयतन में। इस प्रकार से सब जगह इस पूरे आयतन में ये Q आवेश एक समान रूप से बटा हुआ है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो इसकी भाषा हम लिख लें थोड़ी सी पहले, क्योंकि एग्जाम में केवल फार्मूले लिखने से काम नहीं चलेगा, उसके बारे में आपको थोड़ी सी भाषा लिखनी पड़ेगी। तो ये भी आपको साथ में सीखते चलना है कि क्या लिखा जाएगा इसमें। तो लिखते हैं इसमें, माना R त्रिज्या का एक आवेशित अचालक गोला है जिसे प्लस Q से आवेशित किया गया है, जो आवेश जो कि गोले के
गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है। ये तो हो गया इसके बारे में। अब इसमें भी तीन स्थितियां होंगी, एक बाह्य बिंदु पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक उसके पृष्ठ पर निकालेंगे और उसके अंदर निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बाह्य बिंदु पर। तो माना गोले के केंद्र O से R दूरी पर, R हमारा कैसा है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R है। इसका मतलब है कि गोले से ये बाहर है। माना गोले के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु को केंद्र मानकर R त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये बात तो वही पुरानी है जो गोली कोष के लिए थी। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। तो जरा इसको खींच देते हैं हम लोग, इसका गॉसियन पृष्ठ भी। तो इससे R दूरी पर हमने क्या लिया है, एक बिंदु P। ठीक, इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके चारों ओर R त्रिज्या का, ये दूरी क्या मान लिया हमने, R त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। ओके, इसको आप इस प्रकार से बिल्कुल एकदम पूर्णतया गोल खींच देंगे। और बिंदु P के चारों ओर एक छोटा क्षेत्रफल की कल्पना करेंगे, जिसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है dA, जो पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब की डायरेक्शन पर होता है, और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, क्योंकि इस पर प्लस आवेश रखेंगे, बाहर तरफ बल लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर तरफ हो जाएगी। तो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? तो सकते हैं आगे, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए हम क्या करना पड़ेगा, समाकलन, बंद पृष्ठ है तो बीच में एक गोला बना देंगे, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब चूंकि ई और डी के बीच का कोण 0,1 से दोनों एक ही दिशा में है, तो इसको लिख सकते हैं ई
डी ए कॉस 0, या इसको लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई और इसको cos 0 का मान 1 हो गया, तो ई डी ए बचेगा। ई कांस्टेंट है पूरे पृष्ठ के लिए, तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा डी। ठीक, इसको आप ऐसा करिए, इसको यहां लिख दीजिए, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, जगह कम पड़ रही है, ई समाकलन डी ए, ये लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर लिख दें हम डीए का मान कितना हो जाएगा, छोटे छोटे पृष्ठों को अगर जोड़ेंगे ये तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई और 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये हम लोग बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि गोली कोस वाले केस में था। तो ये इस पूरे जो गॉसियन पृष्ठ खींचा है हमने, उसका ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसके यहां तक पूरी बात क्लियर हो गई कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है उसके चारों ओर एक छोटा क्षेत्रफल मान लेते हैं, छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ई डॉट डीए होता है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन कर देंगे और दोनों जो एक ही दिशा में है, तो ई डॉट डीए का मान ई डीए कॉस थीटा हो जाएगा। ई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, डीए समाकलन जब करेंगे तो पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर आगे इसके और सॉल्व करते हैं। तो ये जो समीकरण नंबर 1 में जो वैद्युत फ्लक्स का मान हम लोगों ने निकाला है, वो तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाल लिया। अब जरा यहाँ पर गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, तो गॉस की प्रमेय से संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ, कुछ भी कह सकते हैं, बंद पृष्ठ, चलो गॉसियन लिख देते हैं, गॉसियन पृष्ठ से घिरा आवेश अपान एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस थ्योरम पता है हमको, कितना आवेश घिरा हुआ है, पूरा आवेश जो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर है वो कितना है, Q है, ये पूरा इसी के अंदर है, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन नंबर डाल देंगे दूसरे। अब हम समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, दोनों फाई बराबर है तो इक्वल कर देंगे, ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, या इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर डालेंगे। ठीक,
यहां तक पूरी बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। ये तो वही गोली कोष वाला ही पूरी गणित थी इसमें। उसके बाद अब यहां से थोड़ा सा चेंज होगा। वहां पर चूंकि आवेश बटा हुआ था, वो बटा हुआ था उसके पृष्ठ पर, यहां पर जो आवेश बटा है उसके पूरे आयतन पर। तो यहां से थोड़ी सी कहानी चेंज होगी, इसको जरा ध्यान से समझना। तो ये हम मान लेते हैं कि इसका जो आयतन बटा हुआ आवेश है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश घनत्व कितना होगा ये भी हम लोग मान लें। तो लिख देते हैं इसमें, यदि आयतन आवेश घनत्व रो है, तो यदि, थोड़ा सा इसको भाषा को और सही से लिखिए, यदि गोले पर आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रो है, तो रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्या होता है फार्मूला? रो इक्वल टू आवेश, आयतन आवेश घनत्व, आवेश अपान आयतन, यानी एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को ही हम लोग आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो टोटल जो आवेश है वो Q है अपान उसका आयतन कितना होगा इस गोले का? आयतन का फार्मूला हमको पता है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। क्योंकि आयतन आवेश जो बटा हुआ इस गोले में है ना कि इसमें, स्मॉल r नहीं लगाएंगे, कैपिटल R लगाएंगे, ये इसका आयतन होगा 4/3 पाई R क्यूब। ये यहां से हम निकाल लेते हैं Q इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब इंटू 2। इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये बात समझ में आ गई? अब हम Q का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। Q का मान समीकरण 3 में रखने, ठीक है। तो जरा हम यहां कर देते हैं। उसके बाद रखने पर कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह ये वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो अपान R स्क्वायर, ये मान हो जाएगा। अब देखिए, तो यहां से चाहे तो हम इसको 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? क्या बच जाएगा? रो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास? रो बचा, R क्यूब बचा, तो रो हमने नोट कर लिया यहां पर। नीचे बचेगा 3 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अपान स्मॉल r स्क्वायर, ये बचेगा। ये भी फार्मूला हमारा वाह बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। तो ये हमारा है आयतन आवेश घनत्व पर के पद पर, और ये हमारा है आवेश के आधार पर। तो यहां से ये पता चल रहा है कि जो E का जो मान है, समीकरण 3 को भी देखें और 5 को भी देखें, दोनों से पता चल रहा है कि जो जो E का जो मान है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? दूरी पर, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ये चीज हमको क्लियर। अभी ग्राफ बनाएंगे जब लास्ट में, तो ये बात वहां पर आएगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? समीकरण 3
व 5 से, ये बात लिखी जा सकती है। क्लियर हो गई बात? तो इसको ये नोट कर लें, ये हमारे समीकरण नंबर 3 और 5 ये थे बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट कर लें। उसके बाद हम डालेंगे दूसरा वाला केस। दूसरा केस हमारा क्या है कि गोले के पृष्ठ पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो गोले के पृष्ठ पर कितना हो जाएगा। तो यहां पर हम सिचुएशन वही आ जाएगी, बिंदु P अगर उसके पृष्ठ पर आ जाएगा तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हो जाएंगे। तो R बराबर कैपिटल R हो जाएगा। ये जो मान है वो समीकरण नंबर 3 और 5 में रख देंगे। समीकरण 3 व 5 से, 5 में रखने पर कितना मान हो जाएगा। E का मान जब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल देंगे 6। और अगर हम समीकरण नंबर 5 में रखते हैं यही चीज तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 5 में रखो रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट और r क्यूब अपान r स्क्वायर, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे। तो इसकी घात जो है घट जाएंगे तो क्या बचेगा रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r बच जाएगा। ये समीकरण जो हमारा होगा, ये दोनों समीकरण 6 और 7 दोनों समीकरण ये पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लो इसको। उसके बाद अब जो तीसरा जो पॉइंट है वो हमको निकालना है आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर। तो आंतरिक बिंदु पर निकालने के लिए इसको बिगाड़ दें। यहां नंबर 3 आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु पर। तो आंतरिक बिंदु के लिए हम मान लेते हैं इसमें, इसके अंदर यहां पर कोई पॉइंट है, मान लो यहां कोई पॉइंट है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो इसे लिखते हैं कि माना गोले के केंद्र O से R दूरी पर गोले के अंदर, R दूरी पर गोले के अंदर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र P
तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक, इसके लिए इसकी भाषा लिख लीजिए थोड़ी सी। इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या हमारी जो ली है वो त्रिज्या कैसी है, R इज लेस देन, यानी गोले की त्रिज्या से ये कम है, तभी तो अंदर होगा पॉइंट P। इसे बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या, इसके लिए होना चाहिए, इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। उन्हें वही काम करना पड़ेगा। तो जरा खींच देते हैं हम लोग। मान लेते हैं पॉइंट हमारा P यहां पर आ गया है, ये वाला जो पॉइंट बाहर लिया था हमने, कहां पर ले लिया, उसके अंदर। तो यहां पर ये दूरी भी हमने मान रखी है R, लेकिन ये दूरी इस R से कम है, कैपिटल R से। अब इसके चारों ओर एक गोली गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। अब इसके भी चारों ओर छोटा क्षेत्रफल मान लेते हैं dA, तो dA वेक्टर बाहर की तरफ, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की तरफ होगी। तो इस जो अंदर हमने जो गोला खींचा है, गॉसियन पृष्ठ खींचा है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू समाकलन E डॉट dA। इसको आप जल्दी से पूरा कर लें, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग समाकलन E dA cos 0, या इसको लिखा जा सकता है समाकलन E और dA का जो मान हो जाएगा वो 4 पाई R स्क्वायर। इसमें भी उसका उस गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। इसको कौन सी क्वेश्चन पड़ेगी, 7 तो हो गई थी, यहां पर पड़ जाएगी 8 नंबर। ठीक, अब यहां पर गॉस की प्रमेय लगाओ जरा। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, आई ई बराबर गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश अपान। बताओ भाई कितना होगा इस
गॉसियन इसके अंदर वाला जो गोला खींचा है हमने, उस पर कितना आवेश गिरा होगा? 0? नहीं भाई, 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आवेश है वो इस बाहर बाहर नहीं है, उसके पूरे आयतन बटा हुआ है। तो कुछ आवेश इधर भी चला गया है बाहर, और कुछ आवेश तो इसके अंदर भी होगा, क्योंकि अंदर भी तो इसका एरिया है। तो इसका मतलब है कि जो टोटल आवेश हमने Q दिया था, जो यहाँ पर हमने Q जो लिखा है वो तो टोटल आवेश है ये Q, और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर होगा, इसका बाकी कुछ हिस्सा यहाँ बाहर भी होगा। तो इसका कुछ हिस्सा मान लेते हैं Q डैश। समझ में आई? इसके अंदर कुछ हिस्सा, यही अंतर है चालक और अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में, कि यहाँ पर आवेश जो है उसके संपूर्ण आयतन में है, इसलिए कुछ हिस्सा इसके अंदर भी होगा, और वो हम मान लेते हैं Q डैश है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? फाई इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात क्लियर हो गई? चलिए अब यहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है। फिर ये Q डैश का मान निकालने में, तो Q डैश का मान कैसे निकाला जाएगा, तो इसको नोट कर लें। फिर Q डैश का मान निकालना बताते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश होगा। नोट कर लें इसको, वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर नोट करना शुरू करें। ठीक, टॉपिक हमारा वही चल रहा है, केवल पॉइंट की स्थिति बदली है। तो यहां पर देखिए, जो आवेश घनत्व तो हमने लिया था, वो तो आवेश घनत्व तो क्या होता है? संपूर्ण आयतन में जो बटा हुआ एकांक आयतन में जो आवेश है उसी को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका मान चाहे हम छोटे से भाग के लिए निकालें और चाहे पूरे वाले भाग के लिए निकालें, यानी छोटे वाले आयतन के लिए यानी इतना गोले के लिए निकालते हैं, और चाहे पूरे गोले के लिए निकालें, ये जो Q का मान है वो तो बराबर ही होगा। तो क्या लिख सकते हैं? अगर पूरे गोले काट कर निकालें तो सिग्मा रो का मान कितना होगा? फार्मूला होता है Q अपान 4/3 पाई R। ये तो पूरे गोले के कारण हो गया। पूरे गोले का जो आयतन आवेश घनत्व है वो Q अपान 4/3 पाई R³ हो जाएगा। यही चीज अगर हम छोटे वाले गोले का निकालें, जो हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है, तो कितना मान होगा? हमने आवेश माना है उस पर है Q डैश, और इसका आयतन कितना होगा? 4/3 पाई स्मॉल R³। ये होगा। तो यहां से देखिए, ये हिस्सा तो कट जाएगा, अब इन दोनों को इक्वल करके हम आगे चलेंगे। ये कट गया, क्या बचेगा हमारे पास? Q डैश का मान यहां से निकाल लो। तो Q डैश का मान हो जाएगा Q और कैपिटल R, Q स्मॉल R³ अपान कैपिटल R। ये मान निकाल लिया। अब Q का मान जरा समीकरण नंबर 9 में रख देंगे। Q डैश का मान, Q डैश का मान समीकरण 9 में रखने पर, 9 में रखने पर तो कितना हो जाएगा? फाई का मान, फाई का मान कितना हो गया? Q डैश का मान लगाओ, Q डैश का मान हो जाएगा Q स्मॉल R³ अपान कैपिटल R³ और नीचे पहले से इसमें एप्सिलॉन नॉट है। ये वैल्यू हो गई। अब जरा दोनों इक्वेशनों को इक्वल कर देंगे हम लोग। तो समीकरण इसको डाल देते हैं 10 नंबर, और उसके बाद अब जो इक्वेशन नंबर ये जो निकाली गई थी, वैद्युत फ्लक्स का मान जो निकला था, इसको देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये सिंबल चेंज हो गया। यहाँ पर फाई ई लिखा जाएगा इस जगह, इसको सही कर लें। और अब जरा देखिए, समीकरण 8 और 10 को देखना है। समीकरण 8 और 10 से, समीकरण 8
हुआ 10 से। क्या लिख सकते हैं हम लोग? E4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r क्यूब अपान कैपिटल R। ये लिखा जा सकता है। यहां से E इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से इसकी पावर घट जाएगी और ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू और यहां पर बचेगा R अपान कैपिटल R। ये जो फार्मूला निकल करके आया है ये अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। इसको क्वेश्चन नंबर डालेंगे 10। ठीक है, अब जरा जो हमने Q का मान निकाला था अभी ऊपर वाले समीकरणों में, क्या निकला था? Q बराबर इस वाले फार्मूले से Q बराबर निकला था Q इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू 2। ये निकला था ऊपर समीकरण 1। तो यहां से ये वैल्यू जरा लगा दो, क्योंकि Q इक्वल टू इतना होता है तो E का मान कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब लो। ये तो हो गया Q की जगह और स्मॉल r तो ये पहले से है और बट्टे r क्यूब हो जाएगा। इससे कुछ कट जाएगा, ये हिस्सा कट गया और 4 पाई से 4 पाई भी कट जाएगा। और क्या बचा है यहाँ पर? इसको इधर देख लीजिए क्या क्या बचा, उसको नोट करते हैं। E इक्वल टू बचता है, E इक्वल टू बचेगा हमारे पास यहां पर 1/3 बचा। ठीक है, 1/3 बचता है और ऊपर बचता है लो 2/3 और एप्सिलॉन नॉट भी बचता है, 3 एप्सिलॉन नॉट बचेगा और इंटू r। ये r और बच गया। ये जो इक्वेशन निकल करके आई है इसको इक्वेशन नंबर डालेंगे हम लोग 11। तो ये जो 12 नंबर 11 नंबर जो इक्वेशन निकल करके आई है और 12 नंबर निकल करके आई है, ये दोनों इक्वेशन से पता चल रहा है कि जो E का जो मान है वो दूरी के साथ में अनुक्रमानुपाती है, यानी दूरी बढ़ेगी तो E का मान बढ़ेगा। ठीक है, क्यों? देखिए दूरी कौन से ले रहे हैं हम लोग? केंद्र से इसके अंदर जो पॉइंट लिया गया वहां तक की दूरी है यहाँ पर r। तो इसका मतलब जैसे जैसे केंद्र से दूर जाएंगे गोले के अंदर ही वैसे वैसे E का मान बढ़ता जाता है, यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E की। और जब पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे तो बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर और बाहर जाएंगे तो 1/r² हो जाता है, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दूरी बढ़ने के साथ फिर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता घटती है। इसको नोट कर लें। उसके बाद इसका हम ग्राफ भी एक प्लॉट करेंगे जो ये बताएगा कि दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किस प्रकार से वेरी करती है। नोट कर लें इसको। तो उसका ग्राफ हम लोग बना सकते हैं इस प्रकार से, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने खींच लिया। ठीक है, यहां पर हमने उसका गोला बना लिया। ये हम इधर तरफ दिखा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस तरफ दिखा रहे हैं दूरी, और इधर भी दोनों तरफ दिखा देते हैं हम लोग। ये उसका है केंद्र O, ये है मूल बिंदु O, इससे ये तो इसकी त्रिज्या हो गई,
जैसे जैसे हम इसके बाहर जाते हैं, यानी ये त्रिज्या तक, ये तो क्या डिपेंड कर रहा है, उसकी त्रिज्या, यानी उसके गोले के अंदर जब चलेंगे केंद्र से बाहर की तरफ, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है ऐसे। यानी यहां पर क्या होगा, अंदर इसके दूरी के अनुक्रमानुपाती, जैसे जैसे हम केंद्र से बाहर जाएंगे तीव्रता का मान बढ़ता है, उसके बाद फिर पृष्ठ पर सबसे ज्यादा हो जाता है, उसके बाद फिर घटने लगता है। घटने का क्रम कौन सा है, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या इसको हम लोग E व्युत्क्रमानुपाती है r² के बोल सकते हैं। इसी प्रकार से यहां भी सिचुएशन वैसे ही आएगी, पहले बढ़ेगा उसके बाद फिर घटेगा। यानी यहां पर हमारा है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r है, और यहां पर है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। तो ये इस प्रकार से ये जो E और R के बीच जो वेरिएशन है उसको हम इस प्रकार से ग्राफ में बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।